Okay, so very welcome all of you in today's video. Today we are discussing about RBI's new governor. Now we already know that RBI के जो 26th governor है, he has taken the office today, and he basically he's an IAS officer, and earlier he was revenue secretary. तो revenue secretary थे Ministry of Finance में, and now he has taken this role. एंड इससे पहले जो शक्तिकांत दास थे, ही वाज आरबीआई गवर्नर, 25th आरबीआई गवर्नर फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। 2018 में जो लास्ट गवर्नर आए थे, आप सोचो ऑलमोस्ट 6 ईयर का उनका फेज था। एंड प्राइमरली जो ये फेज था, इसमें दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड ही had a very good legacy in terms of what he has done. However, as we speak about the economy today, the economy is slowing down, inflation is on the higher side, there are challenges, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ये सारे challenges देखने को मिल रहे हैं. So let's understand that. So what are the challenges which new governor has to come across? So इनका नाम क्या है? The नाम है इनका संजय मल्होत्रा. So संजय मल्होत्रा is a person from the same field, and he's the 26th RBI governor, and अभी जो growth rate है 5.4% रहा है in the July to September quarter. Now here again, as we speak, the growth has been coming down. तो ये ग्रोथ रेट देखा जाए तो इट इज ग्रोथ रेट विच इज समथिंग नॉट वेरी फेवरेबल, बिकॉज लास्ट ईयर जो ग्रोथ था वो 8% से ऊपर था, एंड एज पर आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से हमारा ग्रोथ 7% प्लस होना चाहिए था. इवन आईएमएफ एंड आरबीआई के जो रिपोर्ट्स में 7% के आसपास का ग्रोथ का टारगेट था. नाउ रुपी इज अंडर प्रेशर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड एफपीआई आउटफ्लो. तो रुपी डेप्रिशिएट हो रही है, एंड बिकॉज डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो रुपी वीक होगी, पहला. दूसरा, एफपीआई आउटफ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड, तो दैट विल क्रिएट डिमांड फॉर डॉलर इन अमेरिका, बिकॉज वो फंड वहां यहाँ से वहां जा रहा है. सो दैट इज अनदर चैलेंज, एंड इस वजह से एक चैलेंज ये है कि ग्रोथ भी मेंटेन करनी है. नाउ इफ यू सी, रेपो रेट ऑलरेडी हमारा 6.5% है. अभी हम रेपो रेट अगर कम करते हैं तो ग्रोथ को बूस्ट होगा, बट इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड. ग्रोथ बूस्ट होगा यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. सो इट इज अ वेरी ट्रिकी टास्क कि आपको ग्रोथ को बूस्ट भी करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, बिकॉज इवन इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड. सो एक चैलेंजिंग टास्क है इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू मैनेज दैट. और एक सी सॉ की तरह रहता है, आपने ग्रोथ पे फोकस किया तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कम किया तो ग्रोथ इंपैक्ट होता है. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट इज देयर. नाउ राइजिंग इन्फ्लेशन, एज आई मेंशन, 6.2% था इन द अक्टूबर 2000. तो ये 6.2% इज हाई है. नवंबर का डेटा अभी आने वाला है, इन नेक्स्ट 2 days नवंबर का डेटा भी आ जाएगा. तो 6.2% इज द आरबीआई का जो डेटा था. दिस इज एज पर सीपीआई कंबाइंड. तो सीपीआई कंबाइंड के हिसाब से जो इंडिया का ऑफिशियल इन्फ्लेशन एंकर है, इन्फ्लेशन हैज बीन कंसिस्टेंटली अबव आरबीआई's कंफर्ट जोन, ड्रिवन बाय फूड प्राइसेस एंड ग्लोबल फैक्टर्स. तो फूड प्राइसेस यानी फूड इन्फ्लेशन एक इंडिया में मेजर चैलेंज है, ऑलवेज दिस हैज बीन चैलेंज. तो वो चैलेंज अभी भी है. बैलेंसिंग इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद नीड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ is a delicate task. तो दोनों को बैलेंस करना एक डिफिकल्ट चैलेंज है. Now let's try to understand कि इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स क्या रहे हैं. Now when you try to see the inflation trends, तो ये यहाँ पर अगर देखिए तो ये आपका फूड इन्फ्लेशन है, ग्रीन वन. ये ग्रीन जो है वो फूड इन्फ्लेशन है, एंड द ब्लू वन इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली आप देखोगे कि इट इज फॉर्चुनेटली लास्ट 1 ईयर का अगर हम देखते हैं, फ्रॉम सितंबर 23 टू सितंबर 24, क्योंकि अक्टूबर में तो बढ़ गया है, 6.2% हो गया है. तो आप देखोगे तो हमारा ये इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट रेंज में है. द 4 ± 2% जो इन्फ्लेशन है हमारा, वो इसी रेंज में है, बट इट इज ऑन द हायर साइड. 5% अगर इन्फ्लेशन टच करता है, सो इट इज अ कॉशन फॉर आरबीआई, बिकॉज इन्फ्लेशन माइट इंक्रीज टू 6% या ब्रीच भी कर सकता है. तो टेक्निकली 3 to 4% इज द आइडियल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन जो हम चाहेंगे. सो दैट इज वन एरिया. नाउ इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फूड इन्फ्लेशन. Now, if you remember, फूड हमारा 45% वेट होता है इन्फ्लेशन का. तो फूड जो है टोटल अर्बन एरिया में 36% है, रूरल एरिया में 54% है. तो 45% जो वेट है इन्फ्लेशन का, दैट इज द फूड आइटम. तो इन्फ्लेशन अगर इंडिया में हो रहा है तो 45% उसका रीजन, उसका जो वेट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वो फूड की वजह से है. तो उसकी वजह से इफ यू ट्राई टू सी द फूड इन्फ्लेशन इज द हायर साइड, यानी ये जो इन्फ्लेशन हमारा ट्रेजेक्टरी में ऊपर जा रहा है, एंड इफ यू सी देयर इज डायरेक्ट कोरिलेशन. जब भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. हाँ, द इंपैक्ट इज नॉट दैट मच. सो वन रीजन ऑफ व्हाई हाई इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन इज कॉजिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ऑन द हायर साइड. तो इन्फ्लेशन जो कोर होता है, नॉन फूड नॉन फ्यूल जो होता है, वो तो काफी रिलेटिवली स्टेबल है.
So definitely it's a challenge where high food inflation is kind of impacting the RBI's ability to manage. अच्छा, RBI फूड इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करेगा? मनी सप्लाई कम कर देगा, बट आरबीआई का काम मनी सप्लाई कम करना है, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द सप्लाई साइड ऑफ द फूड. फूड के प्रॉब्लम में आरबीआई के मेजर इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, बिकॉज आरबीआई तो मेजर इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम कर देंगे. नाउ व्हेन यू डिक्रीज द मनी सप्लाई, इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. तो प्रॉब्लम कहीं और है, सोल्यूशन कहीं और है. इट्स लाइक सर दर्द हो रहा है, उन्होंने पैर की दवा दे दी है. तो आरबीआई के जो मेजर है फूड इन्फ्लेशन को हैंडल करने का, वो इफेक्टिव मेजर नहीं है. द रीजन इज द प्रॉब्लम इज फ्रॉम सप्लाई साइड बॉटलनेक, यानी फूड या एग्रो प्रोडक्टिविटी पे काम करना होगा. यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम फ्रॉम फूड साइड. चूंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, दे विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, और कहीं ना कहीं वो मनी सप्लाई कम करते हैं, तो रीजन फूड का नहीं है, वो जनरल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है. सो इट इज मे बी द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम जो आरबीआई लेता है वो सही नहीं है. एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर, एंड देयर बाई जो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो एड्रेस किए जाएं. तो इट इज मोर लाइक अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. एंड ये फूड इन्फ्लेशन तब तक कम नहीं होगा जब तक हमारी एग्रो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमीज के अंदर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं होगा. ऑल दोज थिंग्स विल टेक केयर ऑफ दैट. टिल दैट टाइम फूड इन्फ्लेशन विल ऑलवेज वरी अस. नाउ कमिंग टू द ग्रोथ की हम बात करते हैं. नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी द ग्रोथ आल्सो, तो ग्रोथ हमारा 5.4% हुआ है. एंड इफ यू सी द लास्ट 4 क्वार्टर्स, तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन रहा है. नाउ हमें इसको 5.4 है, दैट मींस हमारा टारगेट मान लीजिए 7% है, तो इट इज स्टिल वेरी ऑन द हायर साइड. ऐसा माना जा रहा है दैट अगले 2 क्वार्टर्स में वी माइट सी अ बेटर ग्रोथ पॉसिबिलिटी हमारी अच्छी होगी, एंड द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी गुड. बट 5.4% है, तो अभी इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड. तो अगर हम ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा. ना इफ यू इंटरेस्ट रेट कट करोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है. वी हैव ब्रीच्ड द टॉलरेंस रेंज. नाउ कमिंग टू चाइना और यूएसए की बात करते हैं. यहां भी सिमिलर सिचुएशन थी. चाइना यूएसए इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, इंडिया इंटरेस्ट रेट अभी कट नहीं किए हैं. इन द लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़े हैं और अब स्टेबल है. तो देयर इज वन एरिया वेयर इंटरेस्ट रेट कट करना है, दूसरा इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे तो ग्रोथ इंपैक्ट होगी. सो इट्स अ वेरी लाइक अ डबल वैमी. तो इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा. सो दैट इज द होल सिचुएशन. ऑल्सो करेंसी की बात करते हैं. द करेंसी हेवीली डेप्रिशिएट हो चुकी है. नाउ इफ यू ट्राई टू सी द हेवी डेप्रिसिएशन, इंडियन रुपीज अंडर हेवी प्रेशर, और ये जो प्रेशर है ट्रेडिंग अराउंड 84.84 अगेंस्ट द यूएस डॉलर. और रुपी रीसेंट प्रेशर इंटू स्ट्रॉन्ग डॉलर एफपीआई आउटफ्लो. अब इंडिया से डॉलर वहां जाएगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज डॉलर डिमांड इज हाई, सो इट इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए. तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपी का डिमांड कम हो रहा है, एंड दैट इज वेयर द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. और यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट होगा वीकेंड, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए या आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल है. सो एनीथिंग दैट विल इम्पैक्ट. तो अब रुपी अगर वीक होगा तो इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा. सो इट विल फर्दर इंक्रीज इन्फ्लेशन. तो इससे हमें एड्रेस करना होगा. भाई आपका रुपी वीक होगा तो हमारे इंपोर्ट कॉस्टली होंगे, तो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा, बिकॉज वी हैव इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. Implementation of significant regulatory changes in Malhotra's problem lies on the regulatory front, ऐसा मानना है. Stronger dollar coupled with foreign portfolio investment outflow has weakened the rupee, increasing the cost of import and contributing to the inflation. ये नहीं, एक vicious cycle है. इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फर्दर हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा, एंड दैट विल फर्दर डेप्रिशिएट द इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन को फर्दर बढ़ाएगा. तो स्टेबलाइजिंग द करेंसी एट वन एंड एंड ऑल्सो मेंटेनिंग ग्रोथ रेट. सो दीज आर द चैलेंजेस. तो नए आरबीआई का जो रोल है गवर्नर का, वो बड़ा रोल है, एंड ओनली टाइम विल टेल हाउ दिस रोल विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. टेक केयर, बाय.